नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल की। और मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। कल बाला साहेब ठाकरे की 10वीं पुण्यतिथि है और उससे पहले ये तस्वीरें खास हो जाती हैं जहां सीएम शिंदे, एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचे हैं बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर उनके दर्शन के लिए। तो कल पुण्यतिथि है और उससे पहले उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ही आमने सामने है। दोनों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उनकी है, बाला साहेब ठाकरे उनके हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब एकनाथ शिंदे भी इस गुट से अलग हुए थे, शिवसेना से उनका गुट अलग हुआ था, तो उन्होंने यही कहा था कि वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उद्धव ठाकरे के गुट से अलग होना ही होगा। उसके बाद से बाला साहेब ठाकरे के नाम को लेकर, उनके विचारों को लेकर दोनों ही गुटों में लड़ाई होती रही है। और कल 10वीं पुण्यतिथि से पहले शिंदे सरकार की तरफ से जो गाड़ियां बांटी गई, उन गाड़ियों पर उद्धव ठाकरे की सरकार की तस्वीरें थी। रातों रात उसे बदला गया। देखिए पूरा विवाद सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में। शिवाजी पार्क पर लगी इन गाड़ियों पर बाला साहेबांची शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनको मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम के तहत बेरोजगारों को देने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही इन गाड़ियों को लेकर अब नया विवाद सामने आया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पूर्व पार्षद अरविंद भोसले ने एक वीडियो साझा कर बताया है कि किस तरह से कार्यक्रम से एक रात पहले तक इन गाड़ियों पर राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की तस्वीरें मौजूद थी। जो गाड़ियां, जो 4 व्हीलर, जो फूड वैन उन्हें दी गई थी, उस समय की फूड वैन को लगभग 13 तारीख को, यानी आज से 4-5 दिन पहले दादर शिवाजी पार्क में उन सब लोगों को आने के लिए कहा गया गाड़ियाँ लेके। और गाड़ियों को वहाँ पे लाने के बाद उद्धव साहब के समय जो गाड़ियों का वितरण हुआ था बेरोजगार युवकों को, उसके ऊपर के जो स्टिकर्स थे वो स्टिकर्स निकाले गए। और अभी के जो राज्यकर्ता है उन्होंने अपने नाम के स्टिकर्स उस गाड़ी के ऊपर लगाए हैं बिना काम किए। ये जो कुछ प्रसिद्धि पाने का जो नया तंत्र है उसे मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगाए गए आरोपों को एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गलत बताते नजर आए। स्कीम तो पुरानी है लेकिन किसी ने किया नहीं, किसी ने ध्यान दिया नहीं। आज एकनाथ शिंदे साहब आने के बाद ये जो स्कीम है वो आज पब्लिक तक जा रही है। सारे जो बाला साहब के शिवसेना के विधायक हैं ये सारे ये फॉलो कर रहे हैं और इसलिए वो हो रहे हैं। अभी आप जो पोस्टर बालाजी का बात करें, मैंने वो देखा नहीं है। मुझे लगता है ये पूरा काम एकनाथ जी शिंदे साहब और महाराष्ट्र शासन की तरफ से हो रहा है। बाला साहब ठाकरे के बरसी से पहले एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके बाद संजय राउत एकनाथ शिंदे पर हमलावर रहे। खंजीर बाजू में रखिए और बाला साहब को नमस्कार करने जाइए, उनका आशीर्वाद लेने जाइए। जिस बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के पीठ में लोग खंजीर खोजते हैं, उनका कभी भला नहीं हुआ है, ये इतिहास है। शिवसेना से बगावत करने के समय एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के लिए ये बगावत कर रहे हैं। दोनों गुट अब भी बाला साहेब ठाकरे के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में दोनों गुट बाला साहेब ठाकरे के पुण्यतिथि पर खुद को बाला साहेब के असली वंशज बता रहे हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं श्रद्धा वालकर मर्डर केस की, जिसमें डिजिटल सबूत सामने आने के बाद आरोपी आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल लिया है। अब पुलिस उसके नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी आफ्ताब श्रद्धा की हत्या 1.5 हफ्ते पहले ही करना चाहता था, लेकिन उसके भावुक होने की वजह से उसने इरादा बदल लिया। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आफ्ताब अमीन पूनावाला की नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है। पुलिस ये टेस्ट इसलिए करवाना चाहती है कि आरोपी श्रद्धा के मोबाइल, वारदात के वक्त उसके कपड़ों, हत्या में प्रयोग किए गए हथियार के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा। साथ ही
वो बार बार बयान बदल रहा है। यहाँ तक कि उसने हत्या का राज तब उगला जब उसके सामने डिजिटल सबूत रखे गए। पुलिस ने जांच में पाया कि श्रद्धा वॉलकर के मोबाइल से बैंकिंग एप्लीकेशन से जो आरोपी आफ्ताब है उसके बैंक अकाउंट में 26 मई को 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। जब इस बारे में उससे पूछा गया कि अगर श्रद्धा चली गई थी तो 26 मई को उसके मोबाइल से पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, तब वो थोड़ा घबराया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके अलावा आरोपी श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑपरेट करता रहा और उसके दोस्तों से बात करता रहा। ये भी एक अहम सबूत था पुलिस के पास, जिसके बेसिस पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस आफ्ताब से पूछताछ में मनोरोग विशेषज्ञ का भी सहारा ले रही है। आफ्ताब ने पूछताछ में बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के 10 दिन पहले भी उसका गला घोंटने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो रोने लगी थी। अगर वो इमोशनल नहीं होती तो वो उसे मार देता। पुलिस के मुताबिक मेहरौली के जंगल में शरीर के पिछले हिस्से के 10 अवशेष मिले हैं। श्रद्धा के पिता के डीएनए और इन अवशेषों के डीएनए का मिलान किया जाएगा। उसके लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज की भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा के सिर को पॉलीथीन में रैप करके फ्रिज में रखा था और वो हर रोज सिर को देखता था, इसीलिए उसने सिर को सबसे बाद में फेंका। फॉरेंसिक टीम को आरोपी के घर से किचन में खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा ब्रेकअप करने का प्लान कर चुके थे। एक बार ब्रेकअप कर भी लिया था, लेकिन 18 मई की शाम उनका झगड़ा हुआ और उसी दिन शाम को 8 से 10 बजे के बीच उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। आफ्ताब के फ्लैट में श्रद्धा का बैग मिला है, उसमें श्रद्धा का कुछ सामान है। अब आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसकी और रिमांड की मांग करेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली जाने से पहले आफ्ताब और श्रद्धा वसई के एक फ्लैट में रहते थे। फ्लैट की मालकिन का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सुनील सिंह की वसई से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल दहला देने वाले जिस कत्ल की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसकी कहानी शुरू हुई थी वसई से। वसई में रहने वाली श्रद्धा के पिता की शिकायत पर माणिकपुर पुलिस ने आफ्ताब को जब बुलाकर पूछताछ की तो उसके बयानों पर पुलिस को भरोसा नहीं हुआ और फिर शक पुख्ता होने पर आफ्ताब को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान आफ्ताब का मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया था और वो आफ्ताब को भी हमने बुलाया था, उससे पूछताछ किया था। कम से कम वो अक्टूबर 2019 से दोनों साथ में रहते थे लिव रिलेशन पे, और काफ़ी टाइम उनमें से थोड़ा छोटा मोटा वजह से झगड़ा भी हुआ तो भी वो लक्ष्मण को बता दी वो लड़की, और उसका स्टेटमेंट, लक्ष्मण स्टेटमेंट और वो आफ्ताब का स्टेटमेंट और उसका कंडक्ट, उस हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि जो लड़की 2.5 साल जो साथ में रहती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मई महीने से नवंबर तक या अक्टूबर तक जब तक मिसिंग था तब तक उसका कांटेक्ट, टोटली कांटेक्ट बंद हुआ था। उस हमें थोड़ा डाउट आया था कि वह जो लड़की झगड़ा होने के बाद भी साथ रहती थी, तो जो अचानक मई महीने उसका मोबाइल, फेसबुक, जो भी समाज माध्यम से पूरा बंद हुआ, और कहीं ना कहीं हमें डाउट आया कि वह ये कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। दिल्ली जाने के पहले आफ्ताब और श्रद्धा वसई के रीगल अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहे थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी दिलीप सावंत ने बताया कि दोनों ने बाकायदा रेंट एग्रीमेंट करवाया था और पति पत्नी के तौर पर रहते थे। वहीं दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसकी मालकिन ने बताया कि दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जैसे एग्रीमेंट आया था यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से, तो पति पत्नी के हिसाब से मतलब वो जो एग्रीमेंट बना था, तो और वो एग्रीमेंट पे नाम देखो, चारों जन का फोटो था, उसका मम्मी का, लड़के का मम्मी का फोटो था, वो लड़के का पापा का फोटो था, विटनेस थे, सब कुछ था, तो प्रॉपरली पुलिस वेरिफिकेशन का ये था, सब कुछ था, तो इस हिसाब से सोसाइटी ने अलाउड किया था। वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, आपस में ये करते थे और आजू बाजू लोग को कोई परेशानी नहीं थी, और जो भी झगड़ा करता था वो लोग फिर पता नहीं, कभी झगड़े में दिखते थे, कभी प्यार में दिखते थे, लेकिन ये लोग 2 साल के अंदर ही चले गए। नफरत के इस दौर में आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी समाज के लिए एक आदर्श बन सकती थी, लेकिन उसका अंत इतना क्रूर होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैसे से कैमरामैन गणेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर पैसे लेकर एमसीडी के टिकट दिलवाने की कोशिश का आरोप लगा है। इधर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके उम्मीदवार को डरा धमकाकर नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। किस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप लगे, शरद शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने ओम सिंह, शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी को 33 लाख रुपए के साथ मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्रांच का आरोप है कि टिकट के लिए जो रिश्वत दी गई थी, ये पैसा वही है। दरअसल गोपाल खारी नाम के एक शख्स ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत कर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी और वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता ने कमला नगर से आपका एमसीडी टिकट दिलाने के बदले 90 लाख रुपए मांगे। अखिलेश त्रिपाठी ने 35 लाख और राजेश गुप्ता ने 20 लाख रुपए लिए। बाकी बचे 35 लाख टिकट मिलने के बाद देने की बात हुई। टिकट नहीं मिला तो गोपाल खारी ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत की। एंटी करप्शन ब्रांच के मुताबिक 15 और 16 नवंबर की रात जाल बिछाकर 3 लोगों को 33 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी का दावा है कि गिरफ्तार लोगों में से ओम सिंह विधायक अखिलेश त्रिपाठी का रिश्तेदार है, जबकि आम आदमी पार्टी इस दावे को नकार रही है, लेकिन मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को इस बहाने आप पर हमला करने का एक और मौका मिला। यही केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए। इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है। इस मामले में एसीबी का कहना है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी इस मामले से जुड़ी हुई उनके पास हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो विधायक जिनका नाम इसके अंदर आया है, अखिलेश प्रति त्रिपाठी मॉडल टाउन के विधायक और राजेश गुप्ता वजीरपुर के विधायक है, जो दोनों आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है एसीबी करेगी? अगर करेगी तो कब करेगी? क्या कोई केस बन पाएगा? ये जो है आगे इस बात पर नजर रहेगी। वैसे आपके लिए गुजरात की सूरत पूर्व की सीट से अपने उम्मीदवार कंचन जरीवाला की नाम वापसी का सवाल ज्यादा बड़ा रहा। मंगलवार को उनके नामांकन की स्क्रूटनी हुई और इसके बाद वो गायब हो गए। आम आदमी पार्टी ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत करते हुए अपहरण का अंदेशा जताया। बुधवार को कंचन जरीवाला ने नाम वापस ले लिया। मैंने प्रचार कार्य शुरू करी હતું। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने कहा कि मैं देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का उम्मीदवार क्यों बना। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, बिना किसी दबाव के पर्चा वापस ले लिया। मैं देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का साथ नहीं दे सकता। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की जोर जबरदस्ती का मामला बता रही है। मनीष सिसोदिया ने इस बाबत चुनाव आयोग जाकर शिकायत भी की। ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी, हम उसको कैंडिडेट को एबडक्ट, उसको किडनैप कर लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए। एमसीडी चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनावों में कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी ताकत बांटने के लिए सरकार ने दोनों जगह एक साथ चुनाव करा दिए। अब दिल्ली में आप एक आरोप से घिरी है और गुजरात में दूसरा आरोप लगा रही है। दिल्ली से गुजरात तक चल रहा ये चुनावी हंगामा हमारे लोकतंत्र की चुनौतियों का कुछ सुराग देता है। आप जैसी पार्टी के सामने एक तरफ चुनौती है अपनी साख बचाने की, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी सियासी लड़ाई लड़ने की भी चुनौती है।
आम आदमी पार्टी को इससे निपटने का कुछ रास्ता खोजना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़वा रहे हैं। ये जो सीट है अखिलेश यादव के लिए साख की लड़ाई है, इसके साथ ही साथ परिवार को साथ रखने की चुनौती भी। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। डिंपल यादव जब सपा उम्मीदवार के तौर पर मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रही थीं, तो सबसे पहले मुलायम सिंह की समाधि पर पहुंची थीं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। डिंपल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य भी नामांकन से पहले मुलायम सिंह की समाधि में पहुंचे। रघुराज शाक्य पहले सपा से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। शिवपाल यादव के बेहद खास रघुराज 2017 में शिवपाल यादव के साथ सपा से अलग हो गए थे। रघुराज शाक्य मुलायम सिंह की समाधि से सीधे शिवपाल यादव का आशीर्वाद देने पहुंचे। निकल रहा था नेताजी का आशीर्वाद, आए निकल रहे थे, बड़े नेता थे और उनका आशीर्वाद लेके आए। और मैं एक से मैंने कहा ना, मैं इटावा से चला, इटावा से सब लोग आशीर्वाद में स्टार्ट हुआ मैनपुरी में, सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल से बीच के निकले आए, सबसे आशीर्वाद नहीं, अभी मैंने कहा ना, मैं केवल आशीर्वाद सबसे मांग रहा हूँ, वो सबसे आशीर्वाद मांगने का काम करूँगा जितने हैं मैनपुरी जनता की। मैं तो हसेपाई परिवार से, क्योंकि वो क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। इसके बाद डिंपल के नामांकन में ना पहुंचने वाले चाचा शिवपाल को लेकर कयास लगने लगे, कहीं वो अपने खास रहे रघुराज शाक्य को समर्थन ना दे दें। मगर शिवपाल ने अपने खास लोगों की बैठक बुलाई और ऐलान किया कि वो डिंपल यादव को चुनाव लड़ाएंगे और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव को दी है। ये फैसला यादव परिवार के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। शिवपाल साथ में है, शिवपाल की राय से ही उम्मीदवार घोषित हुआ है, तो साथ क्यों नहीं होंगे। अब देखना यह होगा कि शिवपाल का यह समर्थन सिर्फ बोलने भर के लिए है या फिर वो जमीन पर प्रचार करते हुए भी दिखेंगे। फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत की बात है यादव कुनबे के लिए, क्योंकि ये इस इलेक्शन निर्णय ये भी देता या दे रहा है कि आगे शिवपाल और अखिलेश साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। तो शिवपाल ने यह फैसला कर दिया कि फिलहाल मैनपुरी चुनाव के लिए तो अखिलेश के साथ हैं, आगे वो राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे, क्या वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या फिर जो उनका दल है प्रसपा उसका अलायंस बीजेपी के साथ करेंगे, इस पर शिवपाल ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि शिवपाल की करीबी योगी आदित्यनाथ से जग जाहिर है। लेकिन सिर्फ इस चुनाव में यादव परिवार एक साथ एकजुट होकर के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनाव जिताने में पूरी मेहनत करेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्यूआर कोड की मदद से डोमेस्टिक एलपीजी कस्टमर बड़ी आसानी से अब ये पता लगा सकेंगे कि उनके घर पहुंचने वाले एलपीजी सिलेंडर की बॉटलिंग किस प्लांट में हुई है, सेफ्टी और सुरक्षा के लिए क्या सारे टेस्ट किए गए हैं या फिर नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, पैकिंग के दौरान वजन कितनी थी, तमाम ऐसे फायदे क्यूआर कोड से किस तरह से पहुंचने वाले हैं, हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंडियन ऑयल ने पहली बार देश में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की जाती है उन सभी एलपीजी सिलेंडर में एक क्यूआर कोड लगाने का फैसला किया है। और जब ये सिलेंडर किसी ग्राहक के पास पहुंचेगा तो वो इस क्यूआर कोड की मदद से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है कि ये कहाँ से आया, कब इसकी रिफिलिंग हुई थी, क्या इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इसकी वेट कितनी है। मेरे साथ मनीष हैं जो इस बारे में और हमें जानकारी देंगे। मनीष जी, क्या विशेषताएं हैं इसमें, क्या क्या फीचर्स हैं? तो ये बेसिक एक तरह से उसका आप आधार मान लीजिए सिलेंडर का, एक नॉर्मल लैंग्वेज। ये महत्वपूर्ण बात है, ये एक तरह का आधार कार्ड होगा हर सिलेंडर का। और अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि ये कैसे काम करेगा ये क्यूआर कोड। जी जी, तो इसमें पहले आप इसमें जो क्यूआर कोड अगर मोबाइल से अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो इसमें जो सामने इन्फॉर्मेशन है वो सामने अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि ये प्लांट पे सिलेंडर किस दिन भरा। मदनपुर खादर बॉटलिंग प्लांट पे 15 सितंबर को भरा। हमारे नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है कैक्टस लिली यहाँ पे अराइव हुआ, कितने बजे अराइव हुआ, 11:31 पे। और उसके बाद सिलेंडर जब डिलीवरी के गया तो वो किस डिलीवरी बॉय के द्वारा
किसको डिलीवर किया गया 17 सितंबर को, वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यानी ये जो पूरी व्यवस्था जो है उसकी जो पूरी सप्लाई सर्कल है वो पारदर्शी रहेगी। ये सिलेंडर का कथा बोल सकते हैं हर सिलेंडर का कथा है बेसिकली। हर जो बार ये सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्लांट में आता है और उसका फिलिंग होता है, कंज्यूमर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उस पूरी जर्नी का इंफॉर्मेशन पता चलता है मैन्युफैक्चरर को, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता चलता है। उससे उनको पता चलता है कि कितने सिलेंडर चाहिए, कब चाहिए, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उनका पूरा जो ऑपरेशन है उनको और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूर पैलेस की तर्ज पर एक ऐसा बस स्टॉप बना है जिसे देखकर प्रताप सिम्हा, जो कि बीजेपी सांसद हैं, उनका पारा चढ़ गया। दरअसल इसकी छत पर 3 गुंबज बने हैं जो कि मस्जिद की मीनार की तरह नजर आते हैं। सांसद ने कहा कि इसे तोड़वाया जाए, नहीं तो बुलडोजर चढ़ा देंगे। बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूरू के पास वार्ड नंबर 54 पर निर्माणाधीन बस स्टॉप। अब यहाँ गुंबज पर कलश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर लगा दी गई है, क्योंकि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने चेतावनी दी है कि गुरुवार तक या तो प्रशासन गुंबज तोड़ दे, नहीं तो वो तोड़वा देंगे, क्योंकि ये मस्जिद जैसी दिखती है। मैंने अधिकारियों को ऊटी रोड बस शेल्टर पर बने गुंबद को 3-4 दिन में खाली कराने का निर्देश दिया था। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इसे नहीं गिराया तो मैं जेसीबी का इस्तेमाल कर तोड़ दूंगा। समय सीमा में पहले से ही 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन इंतजार करूंगा। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक मैसूरू राजमहल यानी अंबा विलास पैलेस की है और दूसरी निर्माणाधीन बस स्टॉप की। दोनों ही एक ही शैली यानी इंडो इस्लामिक शैली के हैं। स्थानीय बीजेपी विधायक रामदास के एमएलए फंड से इस स्टॉप का निर्माण हो रहा है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि मैसूरू की विरासत को ध्यान में रखकर जिस इंडो इस्लामिक शैली पर मैसूरू का विश्व प्रसिद्ध मैसूरू पैलेस बना है, उसी शैली को अपनाते हुए नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र में इस बस स्टॉप का निर्माण किया गया है। बीजेपी विधायक रामदास ने आगे लिखा कि सरकार चाहे तो समिति गठित कर डिजाइन की जांच करे और अगर कुछ बदलाव जरूरी होगा तो बदलाव लाए जाएंगे। ये समाज की शांति भंग करने के लिए है। वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर उनमें कॉमन सेंस नहीं है तो मैं क्या बताऊं। वो पूछने वाले कौन होते हैं जब सरकार ने इसे बनाने के लिए पैसा खर्च किया है। उसका पैसा सरकार का पैसा। क्या आपके पास कोई नियम है कि इसे इस तरह बनाया जाना चाहिए? सांसद प्रताप सिम्हा और विधायक रामदास दोनों के बीच ठन गई है बस स्टॉप के एक डिजाइन को लेकर। दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि यह गतिरोध जल्द से जल्द दूर हो, लेकिन प्रदेश इकाई की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।